आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने कोशिश किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग पार्ट हैं, खासकर करंट अफेयर को लेकर के जो विद्यार्थियों में चिंता रहती है कि कैसे पूरे साल भर के करंट अफेयर को कवर किया जाए। कई बार विद्यार्थी होने के नाते अपनी सीमाएं होती हैं कि आप कहां से उसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसे अपडेट करेंगे। तो चूंकि मैं इसी विषय को पढ़ाता रहा हूं और इस विषय को हम लोगों ने आत्मसात किया हुआ है और लगभग 19 साल हो गया यूपीएससी में इस विषय को पढ़ाते हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी करंट अफेयर के आस्पेक्ट हैं जो साल भर में कहीं न कहीं से न्यूज के बड़े भाग रहे हैं, जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है या इवन स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको लेकर के जो कुछ भी करंट हो सकता है उसको हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ वीडियो के माध्यम से लाने वाले हैं, इकोनॉमी के कुछ वीडियो के माध्यम से लाने वाले हैं, जिसमें से आज का सेशन स्पेस के सारे प्रोग्राम को लेकर के है। अर्थात अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पर स्वयं से कोई मेहनत या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने विषय के बेसिक्स को समझा है, स्टैटिक पार्ट को ठीक से पढ़ा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और इस रिवीजन के माध्यम से आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तमाम प्रकार के जो स्टेट एग्जाम है, क्योंकि अब स्टेट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल यूपीएससी जैसा ही होने लगा है। आप आरएस के एग्जाम में देखिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में देखिए, एमपीपीएससी के एग्जाम में देखिए, सभी एग्जाम में लेवल बढ़ चुका है। ऐसे में अब विद्यार्थियों को उसी लेवल पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा और करंट अफेयर की वन लाइनर तैयारी छोड़नी होगी। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ करके अब आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर को कर पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सिविल सेवाओं में जब तक आप किसी घटना के जड़ तक की बात को नहीं समझते हैं, तब तक कोई न कोई ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होने लगेगा और जहां कंफ्यूजन होगा वहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग से फिर दूसरा प्रश्न भी गलत हो जाएगा। अर्थात आपको ज़्यादा हार्म हो सकता है। इसलिए बहुत बारीकी से हर चैप्टर को पढ़ना है और उससे संबंधित सारी चीज़ों को अपडेट रखना है। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी कहता है कि कोई भी नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए। अर्थात यूपीएससी में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो जब तक अपडेटेड नहीं है, अद्यतन नहीं है, तब तक यूपीएससी के लिए दो कौड़ी का है। मतलब यूपीएससी के मेंस में भी अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं तो वो हाईली अपडेटेड होना चाहिए। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी की यह मांग होती है कि एक ब्यूरोक्रेट हमेशा जो है समाज में होने वाली घटनाओं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली घटनाओं को महसूस करता है, उससे जुड़ा रहता है और उसकी समस्या के तह तक पहुंचता है, उसके समाधान की भी एक सोच रखता है। तो इस नाते चूंकि आपको सिविल सेवा में जाना है तो आपको भी इसी तरीके से करना होगा। तो चलिए अब इस चैप्टर पर आते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है। अब पूरी दुनिया में यह कहा जाने लगा है कि विश्व शक्ति वही बन सकता है जो अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है। और मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष तकनीकी में एक बहुत बड़े देश के रूप में उभर गया है। अर्थात अब भारत की जो वैश्विक पहचान है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी भारत की पहचान का एक पर्यायवाची बन चुका है। बहुत पहले भारत को जादू टोने और सपेरों के देश के रूप में लोगों ने दुष्प्रचार किया था। खासकर औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत को एकदम जो है दबा करके, या यूं कहें कि भारत को दीनहीन करके दिखाया था, ताकि वो साबित कर सके कि वो सिविलाइजिंग मिशन पर भारत में आए हुए हैं और वो अपने शोषण को छिपा सके। इसलिए वो कहते थे भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, सपेरों का देश है, जादू टोने का देश है। लेकिन आज वो पश्चिमी यूरोप के देश
आज अमेरिका के देश, कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि भारत अब उभरती हुई तकनीकों में और तमाम महत्वपूर्ण तकनीकों में दुनिया से कदम मिला करके नहीं चल रहा है। और अंतरिक्ष तकनीकी ने तो भारत को विशेष गौरव दिया। खासकर इस वर्ष आपने देखा होगा, वर्ष 2023 हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण रहा, जब चंद्रयान 3 जैसे मिशन की सफलता ने हमें चंद्रमा पर पहुंचा दिया और पूरी दुनिया देखते ही रह गई। और नासा जैसी संस्था ने इसरो से अपील किया कि इसरो को अपनी चंद्रयान 3 की तकनीकी को नासा को साझा करना चाहिए, मतलब अमेरिका को बताना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, जो देश, भाई यूएसए को विज्ञान का देश, तकनीकी का देश कहा जाता है, और यूएसए टेक्नोलॉजी के नाते ही पूरी दुनिया में लीड कर रहा है। और पिछले 100 वर्षों में आप देखेंगे जो यूएसए ने पूरी दुनिया में एक विशेष पहचान बनाई है, वो तकनीकी की बनाई है। इसके बाद भी उसको भारत की ज़रूरत है। तो ऐसे में भारत के महत्व को आप आसानी से जान सकते हैं। तो आप चलिए स्पेस टेक्नोलॉजी के एक एक कार्यक्रमों को देखें, क्या क्या कार्यक्रम रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे हैं, इस सेशन में हम उन सभी को कवर करेंगे। जैसे देखिए, चंद्रयान 3 पे हम लोग बात करेंगे, आदित्य L1 मिशन, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ये सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। एक्सपोसेट अभी लॉन्च किया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन जो है ये कार्यक्रम है। गगनयान आप पहले से परिचित हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, भारत का मानव अंतरिक्ष अभियान है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार 2014 से ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है। और इनसेट 3DS जो हिंद महासागर के क्षेत्र में, जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर संचार, आपदा प्रबंधन और साथ ही साथ जो है आपदा के लिए वार्निंग का सिस्टम डेवलप करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। चंद्रयान 3 के बाद इसका जो फ्यूचर मिशन है लूपेक्स, और चंद्रयान 4 पे भी हम चर्चा करेंगे। शुक्रयान जिसको अब टाल दिया गया है 2031 तक, उस पर भी बात होगी। और साथ में इंडियन स्पेस स्टेशन जो 2035 में बनने वाला है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और खुद इसरो चीफ ने इसकी घोषणा की है। और भारत चंद्रमा पर पहला मानव अभियान 2040 में ले जाएगा। इन सभी चीज़ों को कार्यक्रमों को लेते हुए आज के इस सेशन में हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2021 से 2030 का दशक है, ये एक 10 वर्ष का समय है। ये 10 वर्ष दशक कहलाता है, डिकेड कहलाता है। यह डिकेड टिकेड के नाम से जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है? टिकेड के नाम से जाना जाता है। और टिकेड का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिकेड। टेक्नोलॉजी डिकेड। तो भारत ने 2021 से 2030 को टिकेड घोषित किया है। इसका मतलब यह भारत के लिए तकनीकी दशक होगा। और तकनीकी दशक कब होगा? जब भारत तकनीकी के मामले में विशेष उपलब्धियां, अचीवमेंट को अर्जित करेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2011 से 2020 ये भारत के लिए क्या था? ये इनोवेशन डिकेड था। अर्थात इस दशक में भारत ने बहुत सारे नवाचार किए, जिसमें से कई सारे नवाचारों को आप देख रहे होंगे। यूपीआई का जो नवाचार है पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका है। आज पेमेंट सिस्टम में जो क्रांति आई है वो यूपीआई से आई है। और इसी नवाचार दशक में, ये भारत का नवाचार दशक है। ध्यान रखेंगे, ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, और कई बार छोटी छोटी चीजें हैं आप उसे ध्यान नहीं देते। नवाचार दशक है, इसमें बहुत सारे नवाचार हुए, जिसमें से एक नवाचार यूपीआई का आप देख रहे हैं, जिसने वित्तीय ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्रांति लाने का काम किया। और ये 2021 से 2030 ये टेक्नोलॉजी डिकेड है, इसे टिकेड कहा जाता है। ये टिकेड है, अर्थात ये तकनीकी क्रांति के लिए, तकनीकी स्तर पे उभार के लिए, तकनीकी बदलाव के लिए भारत में जाना जाएगा। और इस तकनीकी बदलाव में स्पेस टेक्नोलॉजी के बदलाव को आपको समझना होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात करूं तो चंद्रयान 3 ने भारत को बहुत बड़ा गौरव दिलाया है। इसलिए इस सेशन की शुरुआत
मैं चंद्रयान 3 से ही करता हूं। देखिए, चंद्रयान 3 से भारत को क्या उपलब्धि मिली है। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं, चंद्रयान 3 का जो कार्यक्रम है ये चंद्रमा की सतह पर भारत के मिशन को पहुंचाने का कार्यक्रम रहा है। इससे पहले हमने 2 कार्यक्रम और संचालित किया। आपने देखा होगा कि हमने चंद्रयान 1 को संचालित किया। चंद्रयान 1 आर्बिटर मिशन था। ये आप सभी को ज्ञात होगा, 22 अक्टूबर 2008 को गया था और ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको भेजा गया था। पहला मिशन किसी भी ग्रह पर आर्बिटर मिशन ही होता है। पहला मिशन किसी भी ग्रह पर उसकी कक्षा में भेजा जाता है और चंद्रयान 1 आर्बिटर मिशन था और ये मिशन दुनिया में सबसे सफल मिशन माना जाता, क्योंकि इसी मिशन के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पानी की खोज की गई। और आप जानते हैं, जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। इसका मतलब अगर पानी है वहां पर तो निश्चित रूप से वहां जीवन हो सकता है और भविष्य में चंद्रमा मानव की बस्तियों के लिए जाना जा सकता है, अर्थात मून कोलोनाइजेशन संभव है। तो इसी मिशन ने यह जो है हम लोगों को और पूरी मानवता को परिचित कराया। बाद में नासा ने इसको कंफर्म भी किया एल क्रॉस मिशन से और अंततः प्रूव हो गया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर पानी है। इसके बाद दूसरा मिशन भेजा गया चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में कुल 3 मिशन थे। एक तो इसमें आर्बिटर मिशन था, इसके ऑर्बिट में एक हम उपग्रह छोड़ेंगे जो चंद्रमा की सतह पर होने वाली गतिविधियों को वॉच करेगा, देखेगा। इसके अलावा 2 और मिशन थे, एक लैंडर मिशन था और एक रोवर मिशन था। एक रोवर मिशन, लैंडर मिशन ये रोबोटिक मिशन और ये भी रोबोटिक मिशन। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि इसको 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया, जिसमें से ये सक्सेस हुआ लेकिन ये दोनों फेल हो गए। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ये दोनों असफल हो गए और असफल होने के नाते यह कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। यद्यपि आप सभी जानते हैं कि इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और इसी ऑर्बिटर के माध्यम से ही चंद्रयान 3 का पूरा जो आपने देखा वीडियो और चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा की सतह पर उतरा, शिव शक्ति पॉइंट पर कैसे लैंड किया, कैसे वहां से प्रज्ञान रोवर निकला, ये सब इसी ने अपने जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की क्षमता से, अर्थात अपने रिमोट सेंसिंग कैपेसिटी से ही इसने उसका पिक्चर लिया, अर्थात इसी से उसकी मैपिंग या फोटोग्राफी की गई। अब इसके बाद चंद्रयान 3 आया। चंद्रयान 3 सबको पता है कि ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया और 23 सितंबर 2023 को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। 23 सितंबर का दिन इतिहास में अमर हो गया है। 23 सितंबर के दिन को ही भारत के प्रधानमंत्री ने नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया। अब इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो गई। भारत में कई प्रकार के दिवस से आप पहले से ही परिचित हैं। जैसे आप देखिए कि भारत में हम लोग साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, जिसके नाते हम इसको साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और स्टार्टअप डे हम 16 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया और वर्तमान में भारत में स्टार्टअप क्रांति हो गई है और भारत पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरा बड़ा देश बन गया है। टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने 3 परमाणु विस्फोट किया और भारत पूरी तरीके से परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया। यद्यपि भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया गया था, लेकिन वो पार्शियल सक्सेस था, अर्थात जितना टारगेट था उसमें एक्सप्लोजन के एनर्जी का वो अचीव नहीं कर पाए थे। उस समय 12 किलो टन का लक्ष्य था, लेकिन वो लगभग 10 किलो टन के आसपास जा पाया। लेकिन 11 मई 1998 को जब हमने दोबारा एक्सप्लोजन किया तो हम 12 केटी से ऊपर ही पहुंच गए, अर्थात ये सक्सेस। इसीलिए राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे सब लोग जानते हैं कि 1972 में
मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ और उसी से प्रेरित होकर के पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब स्पेस डे ये 23 अगस्त को हो गया, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है इसी दिन चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और इससे प्रज्ञान रोवर निकला। इंजीनियरिंग डे सबको पता है, मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। रिसर्च डे भारत में 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसी को CSIR डे भी कहा जाता है। CSIR के कारण ही भारत रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तेजी से उभर सका है और मैथमेटिक्स डे श्रीनिवास रामानुजन के कारण 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग परिचित हैं। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि चंद्रयान 3 इसकी सफलता भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रही। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 की क्या सफलता थी। देखिए, सबसे पहली बात, चंद्रयान 3 की सफलता का जो पहला बिंदु है वो ये है कि भारत बिना किसी दूसरे देश के सहयोग से अपनी स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में पूरी तरीके से सफल रहा। यह इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी कई देश, जिनको आज आप बड़े देश कहते हैं, USA, इवन रसिया, चाइना जैसे देश या यूरोपियन यूनियन जैसे देश चंद्रमा पर पहुंच नहीं पाए, लेकिन हम अपने स्वदेशी तकनीक के माध्यम से हम जो है चंद्रमा तक आसानी से पहुंच गए। अर्थात इंजीनियरिंग के हिसाब से कैसे चंद्रमा तक पहुंचा जाए, कैसे वहां लैंडर विक्रम को उतारा जाए, कैसे उससे प्रज्ञान रोवर को निकाला जाए, कैसे उसको चलाया जाए, वो 14 दिनों तक चला, ये सब करने में हम लोग पूरी तरीके से सफल रहे। और आपने देखा होगा कि 23 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक 23 अगस्त से 4 सितंबर तक जो है ये लैंडर विक्रम से रोवर निकल करके प्रज्ञान चलता रहा और वहां पर सारे अनुसंधान जो भी लक्ष्य था उसको पूरा करता रहा। क्या लक्ष्य था चंद्रयान 3 का? चंद्रयान 3 का लक्ष्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करना। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब नियंत्रित रूप से लैंडर विक्रम को उतारना, रोवर को निकालना। तो सबसे पहला लक्ष्य था सॉफ्ट लैंडिंग का, और भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। सोचिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र छाया वाला क्षेत्र है और दूसरे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ही बर्फ जमी हुई है, बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन भारत दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अपने लैंडर को उतार सका। और साथ ही आप जानते हैं चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अमेरिका, USSR मतलब रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश बन गया, और लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर जो चट्टानें थी, मिट्टी था, उसका अध्ययन किया और उसकी चट्टान मिट्टी के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जो पानी बर्फ के रूप में है उसका भी सैंपल और उस पर भी एक रिसर्च संभव हुआ, उसको जानना संभव हुआ कि किस तरीके से वहाँ पानी किस रूप में है। इसके अलावा कई प्रकार की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक रूप से आवश्यक परीक्षण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से संभव हुआ। 23 अगस्त को जिस स्थान पर लैंडर विक्रम को उतारा गया उस स्थान को भारत के प्रधानमंत्री ने 26 सितंबर को शिव शक्ति नाम दिया। शिव शक्ति नाम क्यों दिया गया? शिव का मतलब कल्याणकारी होता है और शक्ति का मतलब स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। तो 23 सितंबर को जिस जगह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को उतारा गया, लैंडर विक्रम जहां पे उतरा उसी स्थान का नाम शिव शक्ति दिया गया। जबकि चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था वो चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी, ऐसे गिर गया था। लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 का लैंडर जहां पे गिरा था, ये तो चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पे उतरा
वो तो उसको शिव शक्ति नाम दिया गया, लेकिन चंद्रयान 2 का लैंडर जहां पर गिरा था, हार्ड लैंडिंग हुई थी इसकी, उसको तिरंगा नाम दिया गया। तिरंगा इसलिए नाम दिया गया, ये भारत के गौरव का प्रतीक है, यहां पर हमने अपनी पहचान छोड़ दी थी। ये अलग बात है कि हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसके नाते हमारी सफलता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी एक पहचान, हमारे द्वारा बनाई गई कोई चीज चंद्रमा की सतह पर पहुंची तो थी, इसलिए ये हमारे तिरंगा अर्थात हमारे देश के लिए एक गौरवकारी बात थी, इसलिए इसका तिरंगा नाम दिया गया। लेकिन इसे शिव शक्ति नाम दिया गया क्योंकि जिस कल्याण को लेकर के, जिस बात को लेकर के हमने अंतरिक्ष रिसर्च शुरू किया था, भारत का अंतरिक्ष मिशन पूरी दुनिया के कल्याण को ध्यान में रख करके डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू किया गया था, और वही कल्याण आज भी हमारे ध्यान में है और वही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए इसको शिव शक्ति नाम दिया गया। अब चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी, लेकिन चंद्रयान 3 ने हमको चंद्रमा की सतह तक पहुंचाया। ये हमारा कोई अंतिम मिशन नहीं था, अंततः हमारा लक्ष्य है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाना और चंद्रमा पर मानव की बस्ती बसाना। अर्थात हमारा लक्ष्य अंततः क्या है कि 2040 में चंद्रमा के सतह पर ह्यूमन मिशन भेजना, मानव को भेजना। ये भारत के प्रधानमंत्री ने यह भी जानते हैं, घोषित किया है कि ह्यूमन मिशन चंद्रमा के सतह पर कब तक हम पहुंचा देंगे, 2040 तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ह्यूमन मिशन आप चंद्रमा के सतह पर कब पहुंचा पाएंगे, जब चंद्रमा पर मानव के लिए सारे परीक्षण, मतलब मानव का मतलब जब हम मनुष्य को किसी दूसरे जगह अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो यह टेक्नोलॉजिकल इथिक्स है कि मनुष्य के ऊपर हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, सारी तकनीक पहले से फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसीलिए चंद्रमा पर मनुष्य को ले जाने से पहले हमें आर्बिटर मिशन को पहले सक्सेस करना होता है, फिर लैंडर मिशन को सक्सेस करना। लैंडर मिशन का मतलब पहले रोबोटिक मिशन को सक्सेस करना होता है, फिर इस रोबोटिक मिशन को लेकर के सारी सिक्योरिटी, सुरक्षा से संबंधित चीजों को भी एकदम अंतिम रूप से तय करना होता है, ताकि कहीं से भी अगर हम मानव को भेजें तो उसके साथ जोखिम ना हो। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात भारत के संविधान में की गई है, और आर्टिकल 21 केवल भारत के संविधान का भाग नहीं है, यह विश्व मानवाधिकार का भाग है। 1948 में जिस मानव अधिकारों की घोषणा की गई उसमें, इसलिए भारत के संविधान का आर्टिकल 20 और 21 मानव अधिकार का पार्ट माना जाता है, और माना जाता है इसे कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता। तो इस नाते जो है, जब पूरा लैंडर अर्थात रोबोटिक मिशन पूरी तरीके से सफल माना जाता है, तभी लास्ट में ह्यूमन मिशन भेजा जाता है, तभी ह्यूमन मिशन की संभावना बनती। इसका मतलब पहले तो हम ऑर्बिट पे मिशन भेजे, जैसे चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 से हम लैंडर मिशन भेजने लगे, लेकिन चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 इस तरीके के कई मिशन भेज करके चंद्रमा की सतह तक की सारी तकनीकी को अर्जित किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको फाइनल किया जाएगा। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो 2040 में क्या जाएगा, ह्यूमन मिशन, भारत का पहला व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा। तो इस नाते चंद्रयान 3 के बाद कंटिन्यूअस बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब चंद्रयान 3 के बाद जब चंद्रमा के सतह पर हमने मिशन को पहुंचा दिया, तो चंद्रयान 4 का क्या कार्यक्रम होगा, आप स्वयं बताइए। चंद्रयान 4 क्या होगा? अब चंद्रमा के सतह पर हम मिशन भेजेंगे और उससे नमूना वापस पृथ्वी पर लाएंगे, क्योंकि जब तक जाने के साथ आना नहीं वापस आएगा, भाई आपको किसी भी ग्रह पर मनुष्य को कब भेज पाएंगे, जब आपको जाना भी आए, आना भी आए। अभी आपको सिर्फ जाना आया है, चंद्रयान 3 से आपको क्या आया है, सिर्फ चंद्रमा पर पहुंचना आया है, रिकवरी करने की क्षमता आपके पास नहीं आई है। और रिकवरी करने की शुरुआत कहां से होने वाली है, चंद्रयान 4 से। इसलिए चंद्रयान 4 बहुत क्रांतिकारी मिशन माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि 2026 जब गगनयान मिशन सक्सेस हो जाएगा, उसी के बाद इस मिशन को भेजा जाएगा। तो चंद्रयान 4 का मिशन नोट कर लीजिएगा,
चंद्रयान 4 का मिशन रिकवरी मिशन होगा, जिसमें हम चंद्रमा के सरफेस पे जो सैंपल होगा रॉक्स का, सॉयल का या वाटर का, आइस के फॉर्म में होगा, उसको हम वहां से कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लाएंगे। अच्छा, ऐसा मिशन सफल करने में चीन सक्सेस हो चुका है। चीन ने चंद्रमा की सतह से सैंपल को वापस लाने में सफलता प्राप्त कर ली है। भारत अब ये सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन इससे पहले भारत एक मिशन में और शामिल है। आप कहेंगे चंद्रयान 3 के बाद कौन से मिशन में शामिल है? आपने सुना होगा एक मिशन है ल्यूपेक्स, एक मिशन है ल्यूपेक्स मिशन। ये भारत और जापान का ज्वाइंट मिशन है, भारत और जापान का ज्वाइंट मिशन है। और इस मिशन में आप ल्यूपेक्स का मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये इसी 2024 में जाएगा। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, ऐसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जक्सा है। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। 2024 में इसे भेजा जाएगा। ये क्या करेगा? जैसे भारत का चंद्रयान 3 का मिशन था, लगभग वैसा ही ये मिशन है। भारत का चंद्रयान 3 का मिशन चंद्रमा पर कहां भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। यह मिशन भी कहां भेजा जाएगा? ल्यूपेक्स, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। तो आप कहेंगे फिर क्या अंतर है? चंद्रयान 3 में जो लैंडर था वो 26 किलो का था, रोवर 26 किलो का था, लैंडर नहीं। लैंडर 1750 के, विक्रम। लेकिन जो रोवर उससे निकला, चंद्रयान 3 में जो लैंडर था वो विक्रम था, लेकिन जो उससे रोवर निकल करके चल रहा था, आपने देखा होगा, जो चल रहा था वो मात्र 26 किलो का था। लेकिन ल्यूपेक्स का जो रोवर होगा वो 350 केजी का है। इसका रोवर 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा, ये 350 केजी का। बाप रे बाप, ये बहुत भारी मिशन। ये जान लीजिए, चंद्रयान 3 का बड़ा स्वरूप बहुत भारी। जैसे चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर जो था वो 26 किलो का, तो ये 350 केजी का। और चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल निकट नहीं गया था, ये दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल निकट जाएगा। और सबसे ज्यादा छायादार क्षेत्र जो है, शैडो वाला चंद्रमा का दक्षिणी भाग है, वहां पर जाकर के यह स्टडी करेगा। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 का ही एक बड़ा स्वरूप कह सकते हैं ल्यूपेक्स है। चंद्रयान 3 से बड़ा इंपैक्ट डालने वाला, गहरा इंपैक्ट डालने वाला, और भारत का दोस्त जापान दोनों मिलकर के इस मिशन को संचालित कर रहे हैं। इसका यह तात्पर्य है कि चंद्रयान, देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने चंद्रयान 1 बनाया, ये तो खैर 2008 में ही हमने इसको भेज दिया। फिर हम लोगों ने चंद्रयान 2 बनाया, इसको 2019 में भेजा गया, इसमें एक सक्सेस रहा, 2 नहीं। फिर हम लोगों ने चंद्रयान 3 बनाया, इसको 2023 में सक्सेस करवा दिया गया। अब इसके बाद ल्यूपेक्स आ जाएगा, तो ल्यूपेक्स 2024 में जाएगा। ये इसी का थोड़ा सा और बड़ा स्वरूप होगा, इसी का। अब इसके बाद चंद्रयान 4 जाएगा, चंद्रयान 4 जाएगा, वहां से नमूना लाएगा लगभग 2026 के आसपास। जब वहां से नमूना लाएगा तो एक मिशन और होगा जिसमें रोबोट को भेजा जाएगा, फिर वापस लाया जाएगा। तो ये चंद्रयान 5 टाइप का मिशन होगा। हो सकता है 1-2 साल बाद हो, इसके बाद हो सकता है 1-2 मिशन और जाए, और अंततः 2040 में मिशन जाएगा जिस पर भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएगा। भारत का अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएगा। मुझे लगता है चंद्रयान मिशन की पूरी बात को आप समझ गए होंगे। चंद्रयान मिशन की शुरुआत भारत में जिस वैज्ञानिक ने किया, जानते हैं, उन्हें मून मैन के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में इसरो के अध्यक्ष के रूप में अनेक वैज्ञानिकों ने काम किया, और सब एक से एक वैज्ञानिक। वर्तमान इसरो के चेयरपर्सन जो है एस सोमनाथ भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। खासकर GSLV मार्क 3 को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे शुरुआत से ही विक्रम साराभाई,
प्रोफेसर सतीश धवन, UR राव, कस्तूरी रंगन से लेकर के सभी प्रकार के जितने भी इसरो चीफ रहे, वो किसी न किसी जानते हैं विशेष योगदान के नाते ही उस पद पर पहुंचे। ऐसे में मून मिशन की जो पूरी परिकल्पना है, जानते हैं ये भारत में ना केवल बनी बल्कि पूरी तरीके से ये सक्सेस होने की दिशा में है। अब दूसरा आदित्य L1 मिशन को देखते हैं। आदित्य L1 मिशन आप सभी को पता है कि आदित्य L1 मिशन ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। 125 दिनों में ये 125 दिन में ये अर्थात जनवरी 2024 में ये L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट को, लैग्रेंज पॉइंट में 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। लैग्रेंज पॉइंट किसे कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच वह स्थान जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी तो छोटी है और ये सूर्य है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच वह स्थान जहां दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है, ग्रेविटेशन बराबर हो जाता है, उसी को लैग्रेंज पॉइंट L पॉइंट कहा जाता है। इसमें भी L1 पॉइंट पहला पॉइंट है जो जहां से सूर्य के बाहरी भाग कोरोना को सालों भर देखा जा सकता है। आप जानते हैं आदित्य L1 का क्या लक्ष्य है? आदित्य L1 का लक्ष्य है सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का, जहां से ये सोलर रेडिएशन निकलता है, जहां से पार्टिकल एमिशन होता है, ये जो पृथ्वी पर आप देख रहे हैं यूवी वेव, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पूरा सन रेज आती है, सोलर रेडिएशन आता है, जिससे हम लोग आजकल सोलर एनर्जी बनाने लगे हैं सोलर पैनल लगा करके। उस सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन करना, अभी आप जानते हैं सूर्य के बाहरी भाग का अभी अध्ययन करने के लिए हमें सूर्य ग्रहण का इंतजार करना पड़ता है। अभी सूर्य ग्रहण के समय ही सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन संभव हो पाता है। अगर सूर्य ग्रहण ना हो तो आप सूर्य के बाहरी भाग कोरोना को देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं सूर्य ग्रहण साल में 2 ही बार होता है और वह भी दुनिया के किसी भाग में होता है, किसी भाग में नहीं होता। वो भी कभी 10 मिनट का, कभी 15 मिनट, कभी आधी घंटे, मतलब घंटों। पूरी साल में 365-366 दिन होता है, लेकिन मात्र घंटे 2 घंटे आप सूर्य के बाहरी भाग को देख पाते हैं। तो सूर्य के बाहरी भाग कोरोना को सालों भर देखना संभव बनाने वाला, अर्थात सूर्य के बाहरी भाग को हम देख सके, उसको देखना संभव बनाने वाले मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। ये जो L1 पॉइंट है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसी L1 पॉइंट में नासा का सोहो मिशन काम कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नासा का एक मिशन है सोहो मिशन, इसी L1 पॉइंट में काम कर रहा है। मतलब जो आदित्य L1 मिशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ये सूर्य के बाहरी भाग कोरोना का अध्ययन करेगा सालों भर। आप कहेंगे सालों भर अध्ययन करने से क्या फायदा होगा? सूर्य का पृथ्वी पर कैसे प्रभाव पड़ता है, सूर्य के नाते पृथ्वी पर मौसम और जलवायु कैसे बदलती है, सूर्य के नाते पृथ्वी पर कैसे ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है, कैसे सूर्य हमारी पृथ्वी के अनेक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, कैसे सूर्य से पृथ्वी पर सन रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। उन सभी चीजों का अध्ययन करेगा, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिससे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स का अध्ययन व्यापक होगा। अर्थात आदित्य L1 मिशन
भारत में खगोलिकी के अनुसंधान के लिए, खगोल विज्ञान के लिए एक बहुत बड़े वरदान की तरह है, इसीलिए इसे एक बहुत बड़े मिशन के रूप में देखा जा रहा है। तो L1 पॉइंट में सोहो के बाद ये दूसरा मिशन महत्वपूर्ण मिशन माना जाता है। इधर L2 पॉइंट में नासा ने एक मिशन भेजा जो पिछली बार यूपीएससी के एग्जाम में भी आया, जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो L2 पॉइंट में भेजा गया। वो सूर्य के बाहर की तरफ है। अगर आप वैसे देखिए तो देखिए ऐसे स्थिति है कि अगर ये सूर्य है और इधर ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो L1 पॉइंट यहां पर है और L2 पॉइंट जानते हैं यहां पर है और L3 पॉइंट यहां पर है। और ऐसे अगर आप सूर्य, चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो L4 पॉइंट यहां पे है, L5 पॉइंट यहां पर है। अभी दुनिया में L2 और L1 पॉइंट पर ही मिशन भेजा गया है और ये आदित्य L1 यहां L1 पर भेजा जा रहा है। देखिए आदित्य L1 पे, यहां से क्या है, ये सूर्य को देखेगा, सूर्य के बाहरी भाग कोरोना। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप यहां पर भेजा गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। आप कहेंगे ये बाहर क्यों भेजा गया? ये पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए। ये सूर्य और पृथ्वी के बाहर भाग में है, जबकि L1 पृथ्वी और सूर्य के अंदर के भाग में, और L3, L4, L5 पे अभी कोई भी मिशन दुनिया में भेजा नहीं गया। लैग्रेंज पॉइंट का L1, L2 में हमेशा ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है और इसमें सूर्य का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं भारत का अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप पहले ही जा चुका है, उसका नाम था एस्ट्रोसेट। ये यूपीएससी में पूछा गया है। एस्ट्रोसेट 2015 में भेजा था हम लोगों ने। ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, ये उतना ऊंचाई पर नहीं भेजा गया था। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब जो 400 से लेकर के 2000 किलोमीटर की कक्षा में होता है, उसे लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इस ऑर्बिट में हम लोगों ने एस्ट्रोसेट को भेजा था। एस्ट्रोसेट भारत का पहला स्पेस टेलीस्कोप है, अर्थात इसके माध्यम से सोलर सिस्टम, सौरमंडल और गैलेक्सीज और पूरे ब्रह्मांड के बारे में पहली बार हम लोगों ने मैपिंग किया, डाटा जुटाए और उस पर अनुसंधान किया। लेकिन ये दूसरा हम लोगों का जो मिशन गया है, ये बहुत क्रांतिकारी, आदित्य L1, ये भारत का दूसरा स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। ये 2 सितंबर 2023 को भेजा गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूरी पर गया है। ये L1 पॉइंट पर गया है। ये 400 से 2000 किलोमीटर पे नहीं है, ये 15 लाख किलोमीटर पर है, 15 लाख किलोमीटर पर। तो ये भारत का पहला स्पेस टेलीस्कोप है। अंतरिक्ष का टेलीस्कोप का मतलब क्या है? दूरदर्शी, दूर से देखने वाला। 1609 में 1609 में जानते टेलीस्कोप की खोज हुई थी। टेलीस्कोप से ऐसे देखते थे कि कहां पर कौन सा तारा है, क्या है। लेकिन अंतरिक्ष में भेज करके अंतरिक्ष को देखने वाला पहला स्पेस टेलीस्कोप जो है, ये एस्ट्रोसेट है भारत का। ये फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है और ये भारत का सेकेंड स्पेस टेलीस्कोप है। ये बहुत बड़ी क्रांति ला देगा। ये खगोल विज्ञान में रिसर्च को लेकर के एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ी क्रांति है। इसीलिए जानते एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट पूछा जा सकता है, स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में इसकी बात पूछी जा सकती है, यह मिशन क्यों महत्वपूर्ण है यह पूछा जा सकता है, सूर्य का बाहरी भाग कोरोना क्या होता है, उसका अध्ययन कब कब किया जाता है, सूर्य ग्रहण के समय ही क्यों उसका अध्ययन संभव है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसको लेकर के पूछी जा सकती हैं। इस नाते यह आदित्य L1 मिशन बहुत महत्व रखता है। तो आपने देखा इन दोनों मिशन को इसरो ने सफल बना दिया। जैसे लगता है इसरो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ चुका है और वो सीढ़ी जानते हैं लगातार अंतरिक्ष की तरफ, अनंत की तरफ बढ़ती चली जा रही। इसी क्रम में अब एक्सपोसेट का मिशन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह भी एक बहुत ही ऐतिहासिक मिशन है एक्सपोसेट।
बहुत चर्चा है इस समय पूरी दुनिया में। एक्सपोसेट, इसी दिसंबर में इस मिशन को भेजा जाना है। इसरो के वैज्ञानिक जोर शोर से एक्सपोसेट पर लगे हुए हैं। एक्सपोसेट का आप पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसे कहा जाता है। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जैसा नाम से आपको दिख रहा होगा, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। अर्थात अंतरिक्ष के उन सभी पिंडों का अध्ययन करना है जहां से एक्स-रे निकलती है। अब देखिए, जैसे ये पृथ्वी है और सूर्य तो बहुत बड़ा है, सूर्य को बनाना संभव नहीं है। अब सूर्य को देखना जानते हैं केवल ध्रुवीय क्षेत्र में। अगर आपका पोलर ऑर्बिट है तभी आप सूर्य को देख पाएंगे, या किसी भी तारे को तभी देख पाएंगे। अगर आपका ऑर्बिट इक्वेटर पर है तो मान लीजिए यहां पर सैटेलाइट है और लाइट इधर से आ रही है तो आप देख नहीं पाएंगे। अर्थात पोलरीमीटर सैटेलाइट होगी तभी अंतरिक्ष में चमकीले तारों को, चमकीले पिंडों को देख पाएगी। और जितने भी अंतरिक्ष में चमकीले पिंड हैं वहां से आप जानते हैं एक्सरे किरणें निकलती हैं। बहुत सारा रेडिएशन होता है। एक्सरे एक सूक्ष्म रेडिएशन है। तो अंतरिक्ष में बहुत सारे स्पेस बॉडीज हैं। अंतरिक्ष में बहुत सारे स्पेस बॉडी हैं, अंतरिक्ष पिंड हैं। और इन अंतरिक्ष पिंडों से जानते हैं, अंतरिक्ष पिंड से एक्सरे किरणें निकलती हैं। एक्सपोसेट का लक्ष्य है कि 50 से अधिक, इसका लक्ष्य है कि 50 से अधिक जो स्पेस बॉडीज हैं उनका अध्ययन करना और उनसे निकलने वाले एक्सरे किरणों को पहचानना। अच्छा, आपने देखा होगा पिछले यूपीएससी के एग्जाम में, इवन बीपीएससी के एग्जाम में पल्सर के बारे में पूछा गया, न्यूट्रॉन तारों के बारे में पूछा गया, ब्लैक होल के बारे में पिछले 3-4 साल से पूछा जा रहा। जानते क्यों पूछा जा रहा है? इसी एक्सपोसेट के कारण। एक्सपोसेट किसका अध्ययन करेगा? ब्लैक होल का अध्ययन करेगा। यही जानते न्यूट्रॉन स्टार का अध्ययन करेगा। यही जो है कमेट्स का अध्ययन करेगा, धूमकेतु का अध्ययन करेगा। यही ब्लैक होल का, न्यूट्रॉन तारे का, कमेट्स का, पल्सर का, ऐसे तमाम 50 पिंड हैं जिनका अध्ययन करेगा। इसका मतलब एक्सपोसेट से बहुत बड़ी क्रांति आएगी। एक्सपोसेट दुनिया का दूसरा पोलरीमीटर सैटेलाइट है। दुनिया का पहला पोलरीमीटर सैटेलाइट नासा ने भेजा और दूसरा पोलरीमीटर सैटेलाइट कौन भेज रहा है? इसरो भेज रहा है। तो इस नाते यह बहुत ही महत्व रखता है। और साथ ही एक्सपोसेट के नाते जनरल साइंस का टॉपिक महत्वपूर्ण हो गया। कौन सा टॉपिक? कॉस्मोलॉजी। कौन सा टॉपिक? गैलेक्सी क्या है, स्टार क्या है, गैलेक्सी का अध्ययन कैसे होता है, स्टार का अध्ययन कैसे होता है, ब्लैक होल क्या है, न्यूट्रॉन तारे क्या हैं, पल्सर क्या है, गैलेक्टिक स्पेस बॉडीज क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें चर्चा में आ गई, इसलिए इस पर एक सेशन अलग से लेंगे। तो आप, अच्छा, ये भी मैं दिखाऊंगा 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में कहां से सवाल पूछे गए। और इवन मैं ये भी दिखाऊंगा यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, आरएस के एग्जाम में कैसे इससे प्रश्न पूछे गए। अर्थात ये सैटेलाइट भले बाद में छोड़ा जा रहा है 2023 में, दिसंबर 2023 में, लेकिन ये जिस चीज का अध्ययन करने वाला है वो चीज पहले से ही चर्चा में आ गई। तो इसलिए एक्सपोसेट मिशन को बहुत ध्यान रखिएगा। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा मिशन है और इस मिशन की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बढ़त प्राप्त करेगा। देखिए, आदित्य L1 मिशन से हम सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन एक्सपोसेट से हम पूरे ब्रह्मांड के 50 से अधिक तारों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे, ब्रह्मांड की गतिशीलता का अध्ययन करेंगे। इसलिए ये मिशन बहुत ही महत्व रखता है। अब इसके बाद देखिए, हम लोगों ने चौथा मिशन का नाम रखा है गगनयान। गगनयान का नाम आते ही सब लोग जान जाते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 से पहले भारत पहला मानव अंतरिक्ष अभियान
भेजने में सफल हो जाएगा 2022 से पहले। मतलब 2022 तक भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, सुरक्षित वापस लाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2022 तक इसका लक्ष्य था कि भेजेंगे, लेकिन अब ये लक्ष्य हो गया है 2026। ये लक्ष्य हो गया है कि 2026 तक भारत अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और दोबारा उन्हें सुरक्षित वहां से वापस लाएगा। और इसके लिए 3 मिशन भेजे जाएंगे। एक का नाम होगा गगनयान 1, ये तो 2024 में भेजा जाएगा, ये 2024 में भेजा जाएगा और ये अनक्रूड होगा, इसमें कुछ भेजा नहीं जाएगा, कोई मानव नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इसमें मिशन भेजा जाएगा, वापस लाया जाएगा, इसमें रोबोट भी नहीं भेजा जाएगा। दूसरा मिशन गगनयान 2 होगा, ये 2025 में भेजा जाएगा। एक साल में एक ही करेंगे ताकि तनाव ना आए, इसरो ने ऐसा निर्णय लिया, सरकार को बता भी दिया, सरकार ने ओके कर दिया। इसमें ये रोबोटिक मिशन होगा, इसमें व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा, जो आपने देखा होगा पहले से ही बना लिया गया, हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। ये रोबोटिक मिशन होगा। इसमें कौन सा रोबोट भेजा जाएगा? इसमें व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। ये एक रोबोट है, आपने देखा होगा, ये लेडी रोबोट है, हाफ ह्यूमनाइड है, आधा स्त्री ऊपर का भाग है। तो ये भेजा जाएगा और ये भेजा भी जाएगा, वापस लाया भी जाएगा। जब ये वापस आ जाएगा तब असली गगनयान जाएगा, क्योंकि सीधे कोई कह सकता है कि भाई पहले सीधे क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि सीधे मनुष्य पे प्रयोग नहीं किया जा सकता। मनुष्य से पहले कम से कम 2 प्रयोग ऐसा किया जाएगा जिसमें मानव ना हो, एक तो खाली वाला, एक रोबोट वाला, फिर तीसरा 2026 में जाएगा और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और इन तीनों अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा और सुरक्षित वापस लाया जाएगा। और जब यह मिशन सफल हो जाएगा तो इसरो स्पेस स्टेशन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अभी हम अंतरिक्ष में जो मिशन भेज रहे हैं वो किसी स्पेस स्टेशन पे नहीं भेज रहे हैं, बल्कि आप देखिए ये ऐसा मिशन है, अगर आप इस फोटो को देख पाइए तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि ये जो भारत का मिशन है ये इस तरीके का मिशन है कि ये ऐसे जाएगा। ये तो 2022 तक वाला जो है उसी से मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये ऐसा जाएगा GSLV मार्क 3 से 5 से 7 दिन लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर ऊपर घूमेगा, ऐसे घूमेगा 5 से 7 दिन, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे और फिर वहीं से उतारा जाएगा। भेजा तो जाएगा ये श्रीहरिकोटा से, भारत के पूर्वी तट से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से, लेकिन उतारा जाएगा पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही, लेकिन उतारा जाएगा खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में उतारा जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन आप जानते हैं, वहां बड़ा अच्छा कंटेनर फैसिलिटी है, वहीं से मिशन को समुद्र से पिक करके ट्रेन के माध्यम से श्रीहरिकोटा लाया जाएगा और ये सफल होगा। मतलब ये मिशन भेजा तो जा रहा है सतह से, लेकिन सतह पे नहीं उतारा जा रहा, पानी में उतारा जा रहा है, क्योंकि सतह पर उतारने के लिए हमारे पास अभी स्पेस पोर्ट नहीं बन पाया है। भारत का स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, चेल्लकेरे आप जानते होंगे, चेल्लकेरे एक जगह, इसको याद कर लीजिए, इसको साइंस सिटी भी कहा जाता है। जैसे एयरपोर्ट होता है ना, ऐसे ये स्पेस पोर्ट है जो बनाया जा रहा है, ये कर्नाटक में है, स्पेस पोर्ट है। यहां अंतरिक्ष से आने वाले रॉकेट उतारे जाएंगे। अभी तो रॉकेट हम सिर्फ भेजते हैं श्रीहरिकोटा से, उतारते थोड़ी हैं श्रीहरिकोटा में कुछ भी, लेकिन यहां पर जब उतरने का सिस्टम हो जाएगा तभी तो हम स्पेस स्टेशन बना पाएंगे। जो ये स्पेस स्टेशन आप देख रहे हैं, देखिए जो स्पेस स्टेशन आप यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है इंडियन स्पेस स्टेशन का। ये जो इंडियन स्पेस स्टेशन है, इंडियन स्पेस स्टेशन, पहले जानते हैं इसका लक्ष्य कब तक था? पहले था 2030 तक हम स्पेस स्टेशन बना लेंगे। इवन यूपीएससी में सवाल भी आ गया 2019 के मेंस में कि 2030 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा कीजिए। लेकिन अब ये 2030 में नहीं बनेगा, कब बनेगा?
2035 में बनेगा। ये प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया, इसरो चीफ ने भी घोषणा कर दिया। मतलब अब हमारा स्पेस स्टेशन कब बनेगा? 2035। मतलब अंतरिक्ष में हमारा स्टेशन होगा जिसमें आना जाना संभव हो जाएगा। ये भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा ये 5 साल लेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2022 का हमारा मानव मिशन ही 2026 में 4 साल लेट हो रहा है, कोरोना के कारण और कई और चीजों के कारण। अब ये जो भारत का स्पेस स्टेशन होगा ये 20 टन का ही होगा, ये 20 टन का होगा, हल्का होगा, और एक बार अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो 15 से 20 दिन यहां पे रुक सकते हैं, इतनी क्षमता होगी। खैर अभी नासा के चीफ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि नासा भी भारत चाहेगा तो मदद करेगा स्पेस स्टेशन बनाने में। अभी दुनिया में जो स्पेस स्टेशन चल रहा है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में बनाया गया था, वही चल रहा, वही एकमात्र स्पेस स्टेशन है। लेकिन कभी वो समय याद करिए, भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में गए हुए थे, जब रशियन स्पेस स्टेशन सक्रिय, रसिया ने कई स्पेस स्टेशन बनाया। ये देखिए, ये राकेश शर्मा है, ये 1984 में गए हुए थे रसिया की तरफ से। जब उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा कि राकेश शर्मा कैसा लग रहा है भारत, तो उन्होंने कहा मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, और ये भी बताया कि अंतरिक्ष से क्या क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा चीन की दीवार भी दिख रही है, वहां से दिख रही होगी। तो उन्होंने बताया कि कभी आप हवाई जहाज से, एरोप्लेन से ये जाते हैं, एयरक्राफ्ट से, तो कई बार नीचे देखते हैं ना, सब दिखता रहता, कौन आदमी जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पेड़ पौधे भी दिखते हैं, खेतों में उतनी ऊंचाई होने के बाद भी दिखता है कि नहीं दिखता, 3-4 किलोमीटर से ऊपर से दिखता है। अब उन्होंने स्पेस से कैसे देखा? ऐसे नंगी आंख से तो देखा नहीं होगा, कुछ टेलीस्कोप, कुछ इस तरीके से, फिर भी किसी सहारे से देखकर उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। और ये देखिए, लेकिन अब हमारा स्पेस स्टेशन बन के तैयार होगा 2035 से, और 2035 के बाद हमारे लोग अंतरिक्ष में जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, और 2040 से हमारे लोग स्वयं इसरो के माध्यम से चंद्रमा पर जाएंगे। तो अंतरिक्ष में हमारा आना जाना 2035 से होने लगेगा और चंद्रमा पर आना जाना 2040 से होने लगेगा। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान, ये तो आप देख ही रहे हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान, ये तो 2026 में ही सक्सेस हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इसकी सफलता से क्या मिलेगा। पहली बात तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अंतरिक्ष तकनीकी में एक बड़े देश के रूप में पहचान मिलेगी। भारत का वैश्विक उभार होगा। भारत को एक तकनीकी देश के रूप में विशेष, और खासकर तकनीकी में भी ऐसे तकनीकी के रूप में जो बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही टफ है, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में भारत को जाना जाएगा। इससे तकनीकी में निवेश बढ़ेगा, स्पेस इंडस्ट्री का विकास होगा, भारत में युवा प्रेरणा लेंगे, और इस तरीके से आप देखा जाए तो भारत में नवाचार, आधुनिकीकरण को लेकर के एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। तो गगनयान कार्यक्रम को इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। अब निसार देखिए, निसार कार्यक्रम को भी, निसार कार्यक्रम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, अपर्चर राडार बहुत चर्चित है कार्यक्रम। 2014 में ही कार्यक्रम बना था, लेकिन देखिए 2026 में ही अंततः इसको जाना था। कई बार डेट निर्धारित हुई, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, अंततः अब 24 में ये लॉन्च किया जाने वाला है। आप कहेंगे ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये मिशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण, ये जानते, ये मिशन मात्र 12 दिनों में पूरे पृथ्वी की मैपिंग कर लेगा। 12 दिनों में पूरे पृथ्वी की मैपिंग करके यह किसी भी आपदा की घोषणा कर देगा, आपदा की चेतावनी देगा। निसार की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आपदा की चेतावनी के लिए सबसे सशक्त सैटेलाइट होगा, कार्यक्रम होगा। 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की कंप्लीट मैपिंग करेगा, चक्रवात की भविष्यवाणी, मौसम जलवायु की भविष्यवाणी,
समुद्री क्षेत्रों में आने वाली सुनामी जैसी घटनाओं के बारे में, और इस तरीके से जितना नुकसान होता है समुद्री क्षेत्र से तटवर्ती क्षेत्रों में, उसका आकलन, उसके लिए वार्निंग सिस्टम और इन सब चीजों को लेकर के एक मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो उपकरण लगाए जा रहे हैं वो बहुत विशेष हैं, वो साधारण नहीं है, उसकी दक्षता, इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी भी डिजास्टर शुरू में हैजार्ड्स के रूप में होता है, उसको एक्सेस करना, उसको फाइंड आउट करना और फिर किस मात्रा में है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये सब बताना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन निसार इसको करने में, बताने में पूरी तरीके से सक्षम होगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी कैटेगरी का एक सैटेलाइट और 2024 में भेजा जाएगा, इसका नाम है इनसेट। ये इनसेट श्रेणी का ही है, 3DS। ये भी 2024 में भेजा जाएगा। इसका महत्व इसलिए है, ये हिंद महासागर में, देखिए निसार तो पूरी दुनिया को फोकस करके बनाया गया है, लेकिन ये हिंद महासागर और भारत के पड़ोसी देशों में दो काम करेगा। एक तो संचार की जरूरत को पूरा करेगा, ये संचार उपग्रह है, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं है, ये संचार की जरूरत पूरा करेगा और साथ ही साथ ये मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी, आपदा के लिए भी काम करेगा, मौसम की चेतावनी भी देगा। अर्थात भारत और उसके पड़ोसी देशों में संचार की जो आकस्मिक जरूरत है, किसी आपदा के आने के समय, किसी आंधी के आने के समय, उस समय की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएगा। साथ ही आपदा से संबंधित चेतावनी में भी सहायता करेगा। राहत और बचाव कार्य, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन में भी इसका बड़ा योगदान होगा। इसलिए यह कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 2024 में ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने शुक्रयान कार्यक्रम लिखा है। पहले शुक्रयान मिशन को, इस मिशन को पहले 2023 में ही भेजा जाना था। शुक्रयान मिशन पहले 2023 में भेजा जाना था, फिर एक साल लेट करके 2024 में इसका निर्धारित किया गया और फिर इसको कट करके इसरो ने कह दिया अब 2031। बहुत लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा क्यों डेट बढ़ा दिया। देखिए, शुक्र के निकट पृथ्वी हर 8 साल बाद आती है और 2023 का जो समय था ये सबसे अच्छा समय था और इसका 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 2031 ही आएगा। तो आप कहेंगे 2024 क्यों निर्धारित किया गया था? क्योंकि 2024 का समय भी बहुत दूर नहीं था। तो पहले ये निर्धारित किया गया था कि पहला वीनस ऑर्बिटर मिशन हम लोग 2023 या 24 तक भेज देंगे, लेकिन चूंकि बहुत सारे कार्यक्रम कोरोना के नाते लेट हो गए तो इसरो ने शुक्रयान के लिए कार्यक्रम को 8 वर्ष आगे टाल दिया। क्योंकि इस कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण गगनयान का कार्यक्रम, चंद्रयान 3 का कार्यक्रम, आदित्य L1 का कार्यक्रम, एक्सपोसेट का कार्यक्रम और निसार जैसे कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और साथ में रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का विकास, क्योंकि हम बाद में शुक्र का अध्ययन कर लेंगे, वीनस की स्टडी बाद में, क्योंकि ये तो केवल स्टडी देगा, लेकिन कई जगह हम स्टडी से आगे बढ़ गए हैं। इसलिए इसरो ने कहा इस मिशन को 8 वर्ष टाल दिया जाए। 8 वर्ष के बाद 2031 में सबसे अच्छा समय आएगा और पृथ्वी शुक्र सबसे जब निकट आ जाएंगे उस समय हम मिशन को भेजेंगे ताकि वो सक्सेस भी हो, कम लागत में भी हो और इसरो के लिए फेवरेबल हो। इस नाते शुक्रयान मिशन को जो है 2031 के लिए, और इंडियन स्पेस स्टेशन मैंने बता दिया 2035 में, और ह्यूमन स्पेस मून मिशन ये 2040 में जाएगा। इसी बीच में जानते हैं हम लोग मार्स पे एक दूसरा मिशन भी भेजेंगे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जैसे हम लोगों ने मंगलयान अभी भेजा है ना, तो एक मंगलयान 2 भी जाएगा, ये 2026 में जाएगा। ये मंगलयान का जो दूसरा मिशन होगा ये 2026 में जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि सारे स्पेस मिशन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्व रखते हैं, इनके माध्यम से जाने जा सकते हैं। अगर आपने चंद्रयान 3, डूपेक्स, चंद्रयान 4, आदित्य L1, एक्सपोसेट, गगनयान, निसार, इनसेट 3DS, शुक्रयान, स्पेस स्टेशन और ये इतनी चीजों को आपने ध्यान में रखा
तो एग्जाम में इससे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और ऐसे मिशन के बारे में ही अब सिविल सेवाओं में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सिविल सेवाओं में जो सवाल पूछा जाता है वो किसी कार्यक्रम के विशेष महत्व के कारण ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी सैटेलाइट छोड़ें तुरंत वो एग्जाम में आएगा। जो विशेष मिशन होता है वह विशेष महत्वपूर्ण होता है और इसी नाते उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये किस रॉकेट से छोड़ा गया, ये किस रॉकेट से छोड़ा गया, ये किससे छोड़ा गया, ये किससे छोड़ा जाएगा, ये किससे छोड़ा जाए, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 हम लोगों ने GSLV मार्क 3 से छोड़ा था, लेकिन ये PSLV C57 से छोड़ा गया था। ये PSLV C58 से, ये दोनों PSLV से, ये PSLV से या और ये GSLV से, और गगनयान GSLV मार्क 3 का ही जानते एक स्वरूप होगा। तो साथ में आप रॉकेट को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। और इसके अलावा इस बीच में जो घोषणाएं हुई, जैसे नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, आपको विशेष रूप से ध्यान देना, शिव शक्ति पॉइंट को ध्यान देना, तिरंगा को ध्यान देना। साथ ही साथ अब चूंकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और उससे लेकर के 2023 तक हम बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसरो और उसकी संस्थाओं पर भी ध्यान देना। इसरो की संस्थाओं को अब एक नए दौर में प्रवेश करवाया गया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इन स्पेस का गठन कर दिया गया है और इन स्पेस से हम प्राइवेट स्पेस सेक्टर में निजीकरण की तरफ बढ़ गए। ये 2020 में किया गया और ISPA जैसे संगठन भी 2021 में बना दिए गए। इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे कि कई और सारे कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई, जैसे नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी की भी घोषणा की गई, नेशनल स्पेस प्रोग्राम के पूरे प्राइवेटाइजेशन के स्वरूप की घोषणा की गई। तो ये सारी चीजों को भी आप ध्यान देते रहेंगे तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप अपने सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे और सभी स्पेस प्रोग्राम पर वो पकड़ बना पाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। अच्छा, अभी एक साथ एक चीज और ध्यान रखें कि 2024 और 25, खासकर अगर आप देखिए तो 2024 का जो UPSC का एग्जाम है ये 26 मई को एग्जाम है। बहुत सारे लोग इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट हैं वो 2025 के UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी 70th BPSC के लिए अपनी तैयारी शुरू किए हुए हैं, क्योंकि इसका एग्जाम भी अगले साल 30 सितंबर को है। तो ऐसे में इसको लेकर के हमारे यहाँ जो बैच चलाए जा रहे हैं, 1 मिनट में उसको भी देख लीजिए। 70th BPSC फाउंडेशन बैच को लेकर के हम लोग एक क्रांतिकारी बैच पहले से ही चला रहे हैं, क्योंकि BPSC का लेवल UPSC के जैसा हो चुका है। तो इसको फोकस करके कंप्लीट PT और मेंस का कार्यक्रम 70th BPSC फाउंडेशन बैच में चल रहा है। लगभग 1 महीने इसकी क्लासेस हो गई। हम लोगों ने इस क्लासेस को इसलिए पहले शुरू किया ताकि इसको लेकर बढ़त बनाई जा सके और ये पूरा का पूरा कोर्स मात्र 20,000 में उपलब्ध है, PT और मेंस का, वो भी UPSC के लेवल पर। और उस तरीके की क्लासेस कोई 2-4 क्लासेस के माध्यम से नहीं, लगभग हर पार्ट में 50 क्लास, 40 क्लास, 60 क्लास, इस तरीके की क्लासेस चल रही हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। दूसरा, BPSC 69th और 70th के मेंस को लेकर के एक अलग से बैच है जिसमें 13,500 फीस है। ये मेंस, अगर कोई 70th के सिर्फ मेंस से जुड़ना चाहता है तो ये जीत की ओर बैच से जुड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप निबंध के बैच से जुड़ना चाहते हैं जो 70th BPSC के लिए विशेष रूप से है, तो ये निबंध का विशेष बैच है 300 नंबर का। ये मात्र 6,500 में अभी शुरुआत में उपलब्ध है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई UPSC की तैयारी करना चाह रहा है 2025 के लिए, तो ये UPSC प्री फाउंडेशन का एक शिखर बैच है। बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही बेहतर बैच है। इसका स्लोगन ही है कि बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये PT 100% श्योर सक्सेस का बैच है।
इसमें 21,000 फीस है, लेकिन अभी इसमें 10,500 की फीस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। जो विद्यार्थी हम लोगों से सहमत हैं या हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं और इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि आगे दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना हो, कोचिंग करने की ज़रूरत ना हो, तो वो इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीटी की संपूर्ण सफलता, ये बैच ना केवल यूपीएससी के लिए है बल्कि अब किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें उसके लिए भी पूरी तरीके से आपको सहयोग करेगा। तो आप इस बैच को ध्यान में रख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जीतने के लिए विशेष जो है आत्मविश्वास की, विशेष संकल्प की जरूरत होती है। तभी कहा जाता है जब जीत की चाहत जिंदगी की जरूरत बन जाती है तो सफलता निश्चित है। तो जीत को अपनी चाहत बनाइए ताकि आप सफलता की दिशा में मुड़ जाइए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। इससे आगे हम लोग दूसरे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट है उनके सभी करंट अफेयर को एक साथ लाएंगे और उसमें आप लोगों से मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।